वंस अगेन यूर वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा था हमारे यूनिवर्स, गैलेक्सीज, स्टार्स के बारे में। आज हम लोग इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्टार्स के कलर के बारे में। देखिए, स्टार्स का कलर जो है मेनली यह डिपेंड करता है स्टार्स के टेम्परेचर पर। अब स्टार्स का टेम्परेचर तीन तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला, किसी स्टार के टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, जैसे कि हमारा सन। हमारे सन का टेम्परेचर कैसा है? नॉर्मल है, इसलिए हमारा सन का कलर कहलाया जाता है रेड। रेड कलर का स्टार वही कहलाएगा जिस स्टार्स का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है, टेम्परेचर मतलब कैसा टेम्परेचर? देखिए, सरफेस टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तापमान। ठीक है, पृष्ठ तनाव नहीं। ठीक है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के बारे में वो चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तापमान के बारे में बात किया जा रहा है, और इसे इंग्लिश में बोलेंगे तो सरफेस टेम्परेचर के बारे में। जिस स्टार का टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा होगा तो उसका कलर हो जाएगा व्हाइट। व्हाइट स्टार्स का हमारा जो कलर होगा स्टार्स का, ठीक है, उसका टेम्परेचर मीडियम होगा। नेक्स्ट आ जाता है ब्लू। वैसे स्टार्स का कलर ब्लू हो जाएगा जिस स्टार्स का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों के मन में यह आ रहा होगा कि भाई जब हम लोग नीले आसमान में देखते हैं तो दिन में तो स्टार्स दिखता नहीं, क्योंकि हमारे दिन में सन का लाइट इतना ज्यादा है कि वो स्टार्स आपको दिखेगा नहीं। जब हमारे नाइट में हम लोगों को स्टार्स दिखता है तो भाई ये रेड कलर तो दिखता नहीं है, व्हाइट ब्लू भले दिखता है। तो देखिए, सिमिलर एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए। यदि कोई इंसान आपसे 500 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है तो आप उस इंसान को तो देख सकते हैं, लेकिन उस इंसान ने किस कलर का शर्ट पहना है क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाइएगा? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस का क्राइटेरिया है कि भाई मिनिमम इतने दूरी पर आएगा तो ही आप कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टार्स के कलर के बारे में। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है फिर वही गैलेक्सी। गैलेक्सी में हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी में। ठीक है, तो हमारा जो सन है ये मिल्की वे गैलेक्सी का ही ना एक पार्ट होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल ये पार्ट है, और हमारा ये जो सन है ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साइड में अपना है। ठीक है, और इसी सन से यदि कुछ दूरी पर जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है उसे हम लोग बोलते हैं तारामंडल। तारामंडल को इंग्लिश में बोल देता है कॉन्स्टेलेशंस। तारामंडलों की संख्या कितनी है? 89। जो स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार्स सूर्य से थोड़े कम दूरी पर है उन्हें हम लोग बोलते हैं नक्षत्र। नक्षत्रों की संख्या कितनी है? 27। ठीक है, देखिए, यदि ज्योतिषी लोग जो होते हैं, ज्योतिष लोग, उन लोगों को ये नक्षत्र का ही बहुत ही अच्छा ज्ञान होता है, इसलिए उन्हें एस्ट्रोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे सन के बहुत ही नियरेस्ट बडीज होते हैं, सेलेस्टियल बडीज, उसे हम लोग बोल देते हैं प्लैनेट। सारे प्लैनेट्स हमारे सूर्य का रेवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, सन 2006 से पहले हमारे प्लैनेट की संख्या 9 थी, बट आफ्टर 2006 हमारे पास प्लैनेट की संख्या सिर्फ और सिर्फ अब 8 है। आखिर एक प्लैनेट क्यों घटा? तो देखिए क्यों घटा। 2006 से पहले प्लूटो ये हमारा जो था ये प्लैनेट के कैटेगरी में ही था, बट 2006 के बाद इसे प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। इसे यूनिवर्स से नहीं हटाया गया, ये जहां पर था अभी भी वो एज इट इज है, लेकिन अब इसे प्लैनेट के कैटेगरी से हम लोगों ने हटा दिया है। इसके पीछे रीजन सुन लीजिए क्या है। सबसे पहला रीजन तो ये था कि यदि किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कहलाना है तो उसके पास एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। तो ये जो प्लूटो का साइज था ना, ये बहुत ही छोटा था। तो पहला रीजन तो ये हो गया। तो भाई आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब इसे प्लैनेट नहीं कहे, इसका साइज छोटा था तो एस्ट्रॉइड कह देते हैं। नहीं, इसे एस्ट्रॉइड भी नहीं कहा जा सकता है। पहले एस्ट्रॉइड भी समझ लीजिए क्या होता है। हमारे सन के चारों ओर कुछ प्लैनेट्स रिवॉल्यूट कर रहे हैं, उसी तरह से कुछ बड़े बड़े पत्थर भी रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसे कि हम लोग एस्ट्रॉइड बोल देते हैं। मेनली ये एस्ट्रॉइड दो प्लैनेट के बीच में है, मार्स और जुपिटर। ठीक है, मार्स को हिंदी में हम लोग मंगल बोलते हैं, जुपिटर को हिंदी में हम लोग बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों ग्रहों के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। तो इसलिए प्लूटो को ना तो प्लैनेट बोला जाता है, ना तो इसे अब एस्ट्रॉइड बोला जाता है। इसे एक अलग नाम दे दिया गया, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट को बोला जाता है बौना ग्रह। देखिए, इसे एक नाम दे दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, यदि दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसी तरह एक बात और याद रखिएगा, इस प्लूटो को एक कोडिंग दे दिया गया है 134340। ठीक है, 134340 का इसे कोडिंग दे दिया गया है। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर होगा, आई होप। अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इन तीनों टॉपिक्स पे ये कुछ यूनिट्स के बारे में। सबसे पहला हमारा जो यूनिट आता है वो आता है लाइट ईयर। देखिए, लाइट ईयर बहुत बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि भाई ये लाइट ईयर किस चीज का यूनिट है। तो हमेशा याद रखिएगा, लाइट ईयर में हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब लाइट ईयर में हम लोग टाइम को मेजर करते होंगे, लेकिन नहीं। लाइट ईयर में हम लोग डिस्टेंस को नापते हैं, दूरी को नापते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मापक है। ओके,
अब देखिए आखिर ये लाइट ईयर होता क्या है। देखिए जब लाइट यदि अर्थ से भेजा जाए कहीं पर भी, तो लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस तय करेगा उसे ही बोलते हैं 1 लाइट ईयर। अब आप सोच करके देखिए आखिर ये लाइट कितना डिस्टेंस तय कर लेगा। लाइट का आमूवन स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचिए यदि इस स्पीड से लाइट ट्रेवल करेगा और ये एक साल तक जितने दूरी को कवर अप कर लेगा उतने दूरी को हम लोग बोलते हैं 1 लाइट ईयर डिस्टेंस। कंसेप्ट क्लियर है। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई लाइट ईयर में क्यों हम लोग क्यों नापे, करोड़ किलोमीटर में क्यों नहीं नाप ले। तो भाई ये दूरी ही इतना लंबा है कि करोड़ किलोमीटर मिलियंस बिलियंस में नापना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए यहां पर एक यूनिट लिया गया दैट इज लाइट ईयर। कंसेप्ट क्लियर होगा। लाइट ईयर के बाद हम लोग समझ लेते हैं पहले कॉस्मिक ईयर। देखिए कॉस्मिक ईयर किसे बोलते हैं। आप लोगों को अभी तक तो ये पता होगा कि हमारा सारा अर्थ जो है, प्लैनेट जो है वो सूरज का चक्कर लगा रहा है, लेकिन अब देखिए क्या है, ये सन भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये सन जो है हमारे प्लैनेट्स का नहीं, हमारे प्लैनेट्स अर्थ मार्स जुपिटर ये सब का चक्कर नहीं लगा रहा है, बल्कि हमारा सन अपने गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। ये हमारा गैलेक्सी मिल्की वे है, तो ये सन इस डायरेक्शन की ओर अपना मिल्की वे गैलेक्सी में चक्कर लगा रहा है, और इसका जो चक्कर कंप्लीट होता है, सन का 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा अपने गैलेक्सी का, पता है कितने टाइम में, बहुत ही लंबा टाइम लगता है, जो कि यह समय है 25 करोड़ ईयर्स। ठीक है, ये समय है, तो 25 करोड़ वर्ष में सूरज का एक चक्कर कंप्लीट होता है अपने गैलेक्सी का। अब यहां से मन में यह बात आ रहा होगा कि इसका मतलब सन का स्पीड बहुत कम है। नहीं, सन का स्पीड भी बहुत कम नहीं है। देखिए इसका स्पीड बताते हैं। सन का स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकेंड। अब सोचिए ये कितना ज्यादा हैवी स्पीड है। तो अब यहां से आप लोगों को यह अंदाजा लग रहा होगा कि इतना टाइम भी लग रहा है, इतना ज्यादा स्पीड है, इसके बावजूद, इतना ज्यादा स्पीड होने के बावजूद भी इतना टाइम क्यों लग रहा है। इससे कंसेप्ट ये समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब हम लोगों का ये गैलेक्सी ही बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा गैलेक्सी है कि हम और आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है कॉस्मिक ईयर। समझ गए कॉस्मिक ईयर किसे बोलते हैं। जब सन हमारा एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है अपने गैलेक्सी का, तो उसे कहा जाता है कॉस्मिक ईयर। तो ध्यान रहे, कॉस्मिक ईयर यूनिट किस चीज का हो गया, टाइम का यूनिट हो गया। लाइट ईयर यूनिट किस चीज का हो गया, डिस्टेंस का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खगोलीय इकाई। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है समझ लीजिए। सन और अर्थ के बीच का जो औसत दूरी है, इसे ही बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहां से अब ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में भी हम लोग डिस्टेंस को ही मेजर अप करते हैं। ठीक है, अब मन में ये आ रहा होगा कि भाई अब ये भी बता दीजिए कि सन और अर्थ के बीच दूरी कितना है। तो सुन लीजिए, सन और अर्थ के बीच में जो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर का। तो इसे लगभग हम लोग बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो यहां तक हम लोग यूनिट वगैरह समझ लिए। अब इस एस्ट्रोनॉमिकल समझने से पहले हम लोग थोड़ा 5 साइंटिस्ट के नाम को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे आते हैं टालमी। टालमी साहब का क्या कहना था कि हमारा अर्थ प्लैनेट, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है, ये सन का रेवोल्यूशन नहीं कर रहा है, बल्कि सन ही हमारे अर्थ का रेवोल्यूशन कर रहा है। तो इनके थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। ठीक है, देखिए पहले यही होता था, पहले कुछ साइंटिस्टों ने अपना थ्योरी देते थे, फिर उस थ्योरी पर रिसर्च होता था। यदि उनका थ्योरी सही पाया जाता था तो कमिटी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता था उस थ्योरी को। यदि उनके थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस आते थे तो उनके थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, तो ये हमारे टालमी साहब हो गए। टालमी साहब का थ्योरी समझ में आ गया। इनका थ्योरी भले गलत हो गया था, इन्होंने कह दिया था कि सन ही रेवोल्यूशन कर रहा है अर्थ का, तो ये थ्योरी गलत था। इनके बाद आए कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने इस चीज को क्लियर किया कि हमारा सन जो है वह रुका हुआ है। देखिए रुका हुआ है का मतलब सन और अर्थ आपस में रुका हुआ है ना। भले सन जो चक्कर लगा रहा है वो किसी प्लैनेट का नहीं, सन तो चक्कर लगा रहा है अपने गैलेक्सी का। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए सन को रुका हुआ मान करके समझते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉपरनिकस ने इस चीज को क्लियर किया कि हमारा सन जो है वह रुका हुआ है और हमारे सन का रेवोल्यूशन लगा रहा है हमारा सारा प्लैनेट, जिसमें से कि हमारा प्लैनेट अर्थ भी है। लेकिन कॉपरनिकस का भी एक लिमिटेशन आया था। कॉपरनिकस ने बोल दिया था ना कि हमारा जो अर्थ है वो सन का सर्कुलर पाथ पर रेवोल्यूशन है। सपोज कीजिए सन है, तो इन्होंने कह दिया था कि ये सर्कुलर पाथ पर अर्थ रेवोल्यूशन कर रहा है। तो कॉपरनिकस का बस ये वाला कंसेप्ट थोड़ा गलत हो गया, ये लिमिटेशन से इनका आ गया। नेक्स्ट कॉपरनिकस के बाद आए केपलर। केपलर ने इस कंसेप्ट को और क्लियर किया। केपलर ने ये बता दिया कि हमारा जो अर्थ है वो सन के सर्कुलर पाथ पर अपना चक्कर नहीं लगा रहा है, ये बल्कि इलिप्टिकल पाथ पर लगा रहा है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है दीर्घवृत्त।
ठीक है। जैसे ये ओवल शेप देख रहे हैं ना, ये ओवल शेप है, ठीक है। ये इस तरीके के शेप पर हमारा जो अर्थ है ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इस चीज को क्लियर कर दिया था किसने? केपलर ने। और गैलीलियो हमारे नेक्स्ट आते हैं। गैलीलियो ने इनके केपलर के कही हुए बातें को सही साबित कर दिया, इन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ केपलर ने जो बात को बोला है वो बात सच है। फिर हमारे नेक्स्ट आते हैं हब्बल, ठीक है। हब्बल भी एक साइंटिस्ट है, इनका योगदान था कि इन्होंने एक टेलीस्कोप बनाया था और उस टेलीस्कोप को इन्होंने अंतरिक्ष में छोड़ दिया, यूनिवर्स में छोड़ दिया, और उसी टेलीस्कोप के माध्यम से पता चला कि हमारा ये जो यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जो है ये धीरे धीरे और फैलते जा रहा है, और फैलते जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी तक स्टिल यह नहीं पता चल पाया है कि आखिर कौन सा ऐसा फोर्स है कि जिस फोर्स के कारण हमारा ब्रह्मांड अभी तक विस्तारित हो रहा है। तो ये हमारे 5 साइंटिस्ट थे। अब हम लोग हमारे आ जाते हैं टॉपिक पर। ये हमारा देखिए अर्थ है। अर्थ का जो रेवोल्यूशन पाथ होता है सन का, वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए हमारा जो अर्थ है ये सन का चक्कर लगा रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब इस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, ठीक है। यही कारण है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर सूर्योदय जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है। यदि सपोज कीजिए एक पल के लिए हमारा प्लैनेट अर्थ यदि सन का ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन लगाता, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर, तो हमारे अर्थ पर सूर्योदय पूरब से नहीं बल्कि पश्चिम से होता, ठीक है। लेकिन हमारा जो अर्थ है ये तो चक्कर लगा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर। यही कारण है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर सूर्योदय होता है पूरब की ओर से, ठीक है। तो यहां तक है। अब देखिए ये सन है, ये इलिप्टिकल पाथ है। तो हमने जो आप लोगों को बताया था कि सन और अर्थ के बीच का दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो ये एक औसत दूरी था, ये एग्जैक्ट दूरी नहीं है। अब औसत दूरी समझ लीजिए, मतलब यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नापा गया, फिर यहां से यहां को, यहां से यहां तक का, फिर उसका एक एवरेज निकाला गया, ठीक है। तो एवरेज में निकल करके आया 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए यहां पर हम लोग थोड़ा एक पोजीशन समझेंगे, अपसौर और उपसौर का कंसेप्ट। यहां पर देखिए सन है, यहां पर अभी अर्थ का दूरी सन से अधिक है, यहां पर अर्थ का दूरी सन से थोड़ा कम है। जब सन का दूरी अर्थ से अधिक हो जाए तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपसौर। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अपसौर। और जब इसे इंग्लिश में बोलिएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं एपहीलियन, एपहीलियन पोजीशन, ठीक है। ये क्या होता है? एपहीलियन पोजीशन। और जब हमारे प्लैनेट अर्थ का दूरी सन से कम हो जाता है तब उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। देखिए यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं उपसौर। और जब इंग्लिश में बोलिएगा तो इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन पोजीशन। अब आप लोगों के मन में ये कंसेप्ट आ रहा होगा कि अच्छा सन से अर्थ का दूरी अधिक हो गया, इसका मतलब यहां पर ठंडा होगा, यहां पर सन का दूरी अर्थ से कम हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, सन का दूरी अर्थ से कम हो गया तो यहां पर गर्मी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो हमारा एपहीलियन का पोजीशन है ये होता है पता है कब? ये डेट है हमारा 4 जुलाई। कब होता है? हर वर्ष 4 जुलाई को। और ये हमारा जो पोजीशन उपसौर है ये हर वर्ष होता है 3 जनवरी को, ठीक है। अब देखिए क्या हमारे इंडिया में 4 जुलाई को ठंड का दिन रहता है? नहीं। 3 जनवरी क्या हमारे इंडिया में गर्मी का दिन रहता है? नहीं। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा समझिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए ये जो सन है तो आप लोगों को ये पता नहीं भी होगा तो जान लीजिए कि हमारा जो अर्थ है ये एकदम एग्जैक्ट सर्कुलर शेप का, तो पहले मतलब एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है, ये ऊपर नीचे ऊपर खाबर है, ठीक है। और ये हमारा जो अर्थ है एकदम सीधा खड़ा नहीं है एक गेंद की तरह। जैसे आप लोग जमीन पर एक फुटबॉल को रख दीजिएगा तो वो तो मतलब सीधा खड़ा हो जाएगा ना, लेकिन हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो सीधा नहीं है बल्कि वो अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा प्लैनेट अर्थ हो गया। यदि देखिए हम प्लैनेट अर्थ को बना दे इस तरीके से, हम बना दे तो इसका मतलब हो गया कि हमारा अर्थ सीधा खड़ा है। लेकिन जब इसी प्लैनेट अर्थ को यदि इस डायरेक्शन में बना दे तो इससे कंसेप्ट ये क्लियर हो रहा होगा कि हमारा जो अर्थ है ये सीधा खड़ा नहीं है बल्कि अपने अक्ष पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो ये झुकाव के कारण ही क्या होता है कि जब सन से रेस आता है तो यहाँ का रेस एकदम डायरेक्टली ऊपर की ओर जाता है। देखिए पहले एक कंसेप्ट, इससे पहले एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। हमारा जो अर्थ है ये 2 भागों में बटा हुआ है। जो हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटने वाला जो लाइन है उस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से जो ऊपर का पार्ट हो गया वह कहलाता है उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से जो नीचे का पार्ट हुआ वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध यानी इंग्लिश में बोलिएगा तो सदर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये हमारा सपोज कीजिए अर्थ है
और एक इमेजिनरी लाइन मतलब एक काल्पनिक रेखा जिसे का की नाम इक्वेटर दिया गया है। इसका एक एंगल भी होता है 0 डिग्री, ये भी याद रखिएगा। इस इक्वेटर के जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम लोग बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस इक्वेटर के जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग बोल देते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। यदि हिंदी में बोलिएगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पर देखिए क्या है, सन का रेस जो डायरेक्टली जा रहा है वो एकदम परपेंडिकुलर मतलब एकदम लंबवत जा रहा है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध पर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। मान लीजिए हम यहाँ पर इक्वेटर को ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए ये एकदम इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एकदम लंबवत जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। और यहाँ पर तो लाइट अच्छे से पहुंच नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं कि लाइट पहुंच ही नहीं रहा है, लाइट पहुंच रहा है लेकिन एकदम परपेंडिकुलर नहीं जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर हो जाता है 4 जुलाई के दिन ठंड दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में 4 जुलाई में हो जाता है गर्मी, और काफी गर्मी होता है। इवन की 4 जुलाई को तुम्हारे इंडिया में मानसून का भी समय रहता है, बारिश भी होता है, गर्मी भी रहता है। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट समझ रहे होंगे। अब हम लोग इस तरफ देख लेते हैं 3 जनवरी की घटना को। अब देखिए 3 जनवरी के दिन क्या होगा। अब यहाँ पर जो सन का रेस है, ये सपोज कीजिए यहाँ पर हम इक्वेटर ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ से जो सन का रेस है ये परपेंडिकुलर मारेगा कहां पर? हमारे अर्थ के दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो यहां पर इस दिन हो गया अब गर्मी, मतलब हमारा जो अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पर 3 जनवरी के दिन गर्मी, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वहां पर उस समय ठंड। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूछा भी था कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर क्रिसमस का त्योहार जो कि 25 दिसंबर को होता है वो गर्मी के दिन में मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया होता, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना था, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता आंसर। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं बल्कि हमारे सदर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो भाई ठंड का दिन दिसंबर है तो जनवरी से तो बगल में ही ना 25 दिसंबर, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में होता है गर्मी लेकिन इंडिया में होता है ठंड। इंडिया क्योंकि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो यहां तक का कंसेप्ट आशा करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। यदि आप लोगों को डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये तारामंडल, नक्षत्र और प्लैनेट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।